हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने बेटा आपको लास्ट वीडियो में ऊतक प्रारंभ कराया था, जिसमें हमने ऊतक के दो प्रकार बताए थे। उसमें से एक प्रकार आपको करा दिया था विभज्योतक ऊतक। आज उसका हम दूसरा प्रकार कराएंगे स्थायी ऊतक। तो बेटा स्थायी ऊतक क्या होते हैं? तो देखिए, वे ऊतक जो लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं तथा आकार, आकृति व मोटाई निश्चित होती है, स्थायी ऊतक कहलाते हैं। यानी कि स्पष्ट है, स्थायी ऊतक क्या है? यानी कि वे ऊतक जो लगातार विभाजित होकर अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। क्या खो देते हैं? अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। अब बात आती है कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। बेटा इसके दो प्रकार होते हैं, सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। तो आज हम इस वीडियो में अभी आपको सरल ऊतक कराएंगे। तो देखिए, सरल ऊतक क्या है? सरल ऊतक वे ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, सरल ऊतक कहलाते हैं। यानी कि सरल ऊतक क्या है? एक ही प्रकार की, यानी कि कह सकते हैं समान प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतकों को सरल ऊतक कहते हैं। तो सरल ऊतक जो पाए जाते हैं बेटा, एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। अधिकांश किसमें पाए जाते हैं? एक कोशिकीय जीवों में, जैसे अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो ऐसे जीवों में जो पाए जाने वाले ऊतक होते हैं कौन से होते हैं? सरल ऊतक। और सरल ऊतक क्या है? वे ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, सरल ऊतक कहलाते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं इसका दूसरा, यानी कि जो सरल ऊतक होते हैं बेटा, वो भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? सरल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। और ये प्रकार जो होते हैं इनकी कार्य क्षमता के आधार पर होते हैं। किसके होते हैं? कार्य क्षमता के आधार पर। पहला संरक्षी ऊतक और दूसरा संभरण ऊतक। तो संरक्षी ऊतक क्या है? तो देखेंगे, वे ऊतक जो पादप के विभिन्न भागों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, संरक्षी ऊतक कहलाते हैं। क्या है संरक्षी ऊतक? यानी कि वे ऊतक जो पादप यानी कि पौधे के विभिन्न भागों को जैसे कि फूल, पत्ते, जड़, तना आदि, इन भागों को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि एक ऊपर क्या बना लेते हैं? परत बना लेते हैं, जिससे क्या करते हैं? उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संरक्षी ऊतक कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर एक परत बनती है, वो परत क्या कहलाती है? आपकी एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। तो देखते हैं एपिडर्मिस क्या है। यानी पौधे के सभी भाग जैसे पत्तियां, फूल, जड़, तने की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। क्या है? यानी कि जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जड़, तना, फूल, पत्ती, उनके ऊपर जो बाहरी परत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। अब आगे देखेंगे, इसमें अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। यानी कि जो पादप होते हैं उनमें एपिडर्मिस के साथ साथ, यानी कि जो विभिन्न भाग होते हैं उनके परत के साथ साथ उन परतों में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके कार्य क्या होते हैं एपिडर्मिस के। तो देखेंगे एपिडर्मिस के कार्य। नंबर 1, पौधे को सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम है? पौधे को सुरक्षा प्रदान करना। एक तरह से क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है। ठीक है। नंबर 2, बाष्पोत्सर्जन को रोकना। यानी कि जो ऊपरी सतह है पौधे की या पौधे के विभिन्न भागों की, वहां से बाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करता है, जिससे कि पौधा सूखे ना या झुलसे ना। ठीक है। तीसरा है स्टोमेटा द्वारा गैसों के आदान प्रदान में सहायता व
वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जो पौधे होते हैं वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो गैसों के आदान प्रदान में क्या काम आता है, स्टोमेटा, यानी कि जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं इसमें वो क्या करते हैं, गैसों के आदान प्रदान में सहायता व वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब इससे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बेटा कॉर्क। कॉर्क क्या है, पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने पर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्क। यानी कि पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने पर कोशिका भित्ति बन जाती है। क्या बन जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है, जिसे कॉर्क कहते हैं। कॉर्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोक देती हैं। यानी कि पौधे के तने और जड़ के ऊपर क्या बन जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। और ये क्या करती हैं, जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोक देती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। बेटा कॉर्क का कार्य क्या है, कॉर्क का कार्य होता है झटकों या चोट से, तो झटकों की चोट से, क्या लिखेंगे इसको, झटकों की चोट से पौधे को बचाना। ठीक है, यानी कि तेज हवा चलती है तो क्या होता है, पौधे की शाखाएं टूट जाती हैं, तो उन शाखाओं को टूटने से बचाने के लिए काम कौन करता है, कॉर्क काम करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं झटकों की चोट से पौधे को बचाना। अब आप अगला टॉपिक है बेटा सहायक ऊतक। क्या है, सहायक ऊतक। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पैरेंकाइमा, नंबर 2 कोलेंकाइमा और नंबर 3 स्क्लेरेंकाइमा। अब पैरेंकाइमा क्या होता है देखेंगे। नंबर 1 पैरेंकाइमा, समान व्यास वाली जीवित कोशिकाओं को पैरेंकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, समान व्यास वाली जीवित कोशिकाओं को पैरेंकाइमा कहते हैं। यानी कि आप तो इतना ही कहेंगे इसमें कि पैरेंकाइमा कोशिका क्या होती है या ऊतक क्या होती है, समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं। ठीक है, दूसरा ये गोल, अंडाकार व लंबी होती हैं। यानी कि आप कह सकते हो जो पैरेंकाइमा ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल, अंडाकार व लंबे होते हैं। स्पष्ट। तीसरा इसमें देखेंगे इनकी कोशिका भित्ति पतली व द्रव्य सघन होता है। यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि इनकी ऊपरी सतह होती है वो पतली होती है और इसमें द्रव्य जो होता है वो सघन होता है, यानी कि गाढ़ा द्रव्य होता है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं, कौन सा है आपका, कोलेंकाइमा। दूसरा कौन सा है, कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा क्या है, इसमें पैरेंकाइमा के समान जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। पैरेंकाइमा में क्या है, यानी कि जो कोलेंकाइमा में क्या है, पैरेंकाइमा के समान, किसके समान, पैरेंकाइमा के समान जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, यानी कि उसी की तरह होती है जैसे किसका था, पैरेंकाइमा की कोशिका भित्ति पतली थी। स्पष्ट। इसमें सेलुलोज व पैक्टिन का जमाव होता है, यानी कि इन ऊतकों में क्या होता है, सेलुलोज व पैक्टिन का जमाव होता है। तीसरा है अब आपका स्क्लेरेंकाइमा। क्या है, स्क्लेरेंकाइमा। ये कोशिकाएं लंबी, सरकरी व मोटी होती हैं, यानी कि आप कह सकते हो जो स्क्लेरेंकाइमा ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी, सरकरी व मोटी। सरकरी मतलब यानी कि बहुत पास होती हैं। ठीक है, और कैसी होगी, जब पास हो जाती तो ये मोटी हो जाती है। क्लियर है। आगे इनमें अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, यानी कि कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है वो इसमें अनुपस्थित होता है, यानी कि कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि इतने पास होती हैं तो इसमें कोई स्थान नहीं बचता है। आगे ये जीव द्रव्य रहित व मृत होती है। ये जीव कैसे होते हैं, यानी कि ये
कोशिकाएं या ऊतक कैसे होते हैं? जीव द्रव्य रहित। कैसे? जीव द्रव्य रहित व मृत होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये आपका आज टॉपिक हो गया। इसके बाद हम आपको इसका अगला भाग कराएंगे नेक्स्ट टर्म पर।